नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पहले बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब श्रीलंका। क्या अमेरिका भारत के पड़ोस में अपनी नई रणनीति लागू कर रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सेना और विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी अचानक कोलंबो पहुंच गए? क्या यह सिर्फ एक सामान्य दौरा है या हिंद महासागर में शुरू हो चुकी है अमेरिकी चीन की नई जियोपॉलिटिकल जंग? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में भारत की भूमिका क्या है? आज हम समझेंगे कि आखिर श्रीलंका अचानक अमेरिका की प्राथमिकता क्यों बन गया है, चीन क्यों चिंतित है और साउथ एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, नेपाल के बाद श्रीलंका, अमेरिका की नई चाल, इसी पर होगी हमारी चर्चा। इंडिया टुडे ने इसे कवर किया है। इंडिया टुडे लिखता है, यूएस ऑफिशियल विजिट श्रीलंका एज वाशिंगटन डिपेंड्स इंडियन ओशियन टाइज। Two senior US officials have begun separate visit to Sri Lanka for talk on defense, security and trade. The back-to-back engagement signal Washington's sharper push in the Indian Ocean and amid rising regional competition. तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ है जिसकी चर्चा केवल कोलंबो में नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में हो रही। हाल ही में अमेरिका के दो बेहद वरिष्ठ अधिकारी श्रीलंका पहुंचे। पहले हैं अमेरिकी वायुसेना के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सिस कमांडर, का नाम है जनरल केविन, और दूसरे हैं पॉल कपूर, जो साउथ एंड सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी को ऑफ स्टेट है। जब मैं नाम ये ले रहा हूं पॉल कपूर, तो आपको याद होगा कि सर नेपाल वाली जो वीडियो थी उसमें आपने बताया था कि यही पॉल कपूर हैं जो मिलना चाहते थे बालेन शाह से, लेकिन बालेन शाह मिलना नहीं चाहते थे। तब आपको समझ में आया होगा कि पॉल कपूर ये वही व्यक्ति हैं जो ट्रंप के बहुत ही ज्यादा खास है और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है साउथ और सेंट्रल एशिया। साउथ एशिया मतलब भारत के पड़ोसी देश, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, समझ गए। और सेंट्रल एशिया यानी कि जो मध्य एशिया के जो देश है उस पर अब ये पहुंचे हैं। इसके पहले नेपाल गए थे, अब श्रीलंका पहुंचे हुए। क्यों पहुंचे हुए, यही प्रश्न। साथियों, ये कोई सामान्य अधिकारी नहीं है, यह अमेरिका के सैन्य रणनीति के प्रमुख चेहरा है। तो दूसरा, दक्षिण एशिया की अमेरिकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण निर्णय करता। दोनों लगभग 3 दिनों के दौरे पर कोलंबो पहुंचे और उन्होंने श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय, वायुसेना, नौसेना और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठक की। आधिकारिक बयान में यह कहा गया कि चर्चा के जो मुख्य विषय थे वह विषय थे मेरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एयर सर्विलांस, डिजास्टर रिस्पांस और रीजनल कॉपरेशन। सुनने में यह सब एक सामान्य कूटनीतिक दौरा लगता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में अक्सर असली कहानी आधिकारिक बयानों के पीछे छुपी होती है। सवाल यह है कि आखिर अचानक श्रीलंका अमेरिका की प्राथमिकताओं में इतना ऊपर क्यों आ गया? क्या यह सिर्फ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश या फिर इसके पीछे हिंद महासागर में चल रही एक बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा छिपी हुई? और इसका जवाब हमें श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति और हिंद महासागर के नक्शे में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको और भी ज्यादा क्लियर करते हैं, अचानक कोलंबो क्यों पहुंचे। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस मैप में आप देखिए ये आपको श्रीलंका जो है वो देखने को मिल रहा है। ये क्षेत्र जो है ये आपका अरब सागर का क्षेत्र है जो कि आप मैप में देख रहे हैं, और ये आपको बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है। ऊपर ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपको नेपाल का क्षेत्र दिख रहा है, यहां आपको बांग्लादेश का क्षेत्र दिख रहा है। इधर अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान का क्षेत्र दिख रहा है। इधर हम बात करें तो अरब सागर से इधर हम जा रहे हैं तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट नजर आ रहा है। इधर आपको पोर्सियन गल्फ और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये अरब सागर का क्षेत्र। इधर आपको बाब अल मंडेब नजर आ रहा है, लाल सागर आपको दिख रहा है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है, ये पूरा एरिया है। ये जब मैं बात ये सब कह रहा हूं, ये आपका मलक्का स्टेट है, ये दक्षिण पूर्व एशिया है, और ये चाइना, यानी कि ये रूट जो है अगर हमें श्रीलंका के जस्ट नीचे से बात करें तो मलक्का स्टेट होकर चीन की तरफ ये जा रहा है। ठीक, कहां से जा रहा है ये आप देखिए, हॉर्मुज स्टेट से जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, श्रीलंका में एक्टिव है, नेपाल में हमने एक्टिव देखा ही, पाकिस्तान में एक्टिव हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका को लेकर इतनी होड़ क्यों मची हुई? और इसका जवाब है साथियों, हिंद महासागर। साथियों, हिंद महासागर सिर्फ जल का एक विशाल क्षेत्र नहीं,
यह दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में से एक है। दुनिया के लगभग आधे कंटेनर का व्यापार, करीब 2/3 तेल का परिवहन और एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी हिंद महासागर के क्षेत्र से होकर गुजरता है। यानी अगर किसी देश का प्रभाव हिंद महासागर में बढ़ता है तो उसका असर केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा तक पहुंच सकता है। साथियों, भारत के ठीक दक्षिण में आपको जो है वह श्रीलंका दिख रहा है। छोटा सा द्वीपीय देश उन समुद्री मार्गों के बेहद करीब है जहां से हर दिन हजारों जहाज जो है वो गुजरते हैं, और यही वजह है कि इतिहास में बड़ी शक्तियों की नजर हमेशा श्रीलंका पर रही। ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे अपनी समुद्री नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था, और आज अमेरिका इसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है। चीन इसे अपने मैरीटाइम सिल्क रोड और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम पड़ाव मानता है, और भारत के लिए श्रीलंका उसकी समुद्री सुरक्षा और पड़ोस नीति का अभिन्न हिस्सा है। यानी श्रीलंका केवल एक छोटा देश नहीं है, जियोपॉलिटिक्स की भाषा में यह हिंद महासागर का एक स्ट्रेटेजिक पायोट है। दूसरे शब्दों में अगर आप जानना चाहें तो मैं ये कह सकता हूं कि जो शक्ति श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाएगा उसे हिंद महासागर में अतिरिक्त रणनीतिक लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि आज अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, तीनों की नजर कोलंबो के ऊपर जो है टिकी हुई। लेकिन श्रीलंका की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। श्रीलंका की कहानी को अगर हम बात करें तो चीन के प्रवेश से शुरू करते हैं, और यहीं से इस पूरी जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा में चीन की एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। चीन की एंट्री आपने बीआरआई के माध्यम से नेपाल वाले क्षेत्र में देख ही लिया। चीन की एंट्री बांग्लादेश में देखा ही, और हम्बन टोटा को आप कैसे भूल सकते हैं, जहां चीन ने 99 साल के लिए लीज पर लिया। नेपाल में भी सेम वही काम चाइना कर रहा है। और यहीं से पूरी जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा में जब चीन की एंट्री हो रही है तो पिछले लगभग 15 साल से चीन ने श्रीलंका में जो बड़े पैमाने पर निवेश किया है उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। चाहे नई सड़क बनाया हो, चाहे बुनियादी ढांचों पे कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हो, चाहे हवाई अड्डा विस्तार किया हो, चाहे हम्बन टोटा पोर्ट शुरू किया। जब मैं ये नाम ले रहा हूं तो नेपाल से देखने वाले जो भी दर्शक हैं उनके दिमाग में हो कि अच्छा, हमारे यहां भी तो रोड बन रहा है, हमारे यहां भी तो मेट्रो बन रहा है, हमारे यहां भी तो पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, हमारे यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है। श्रीलंका में भी हुआ था, हम्बन टोटा लीज पर ले लिया गया, क्या नेपाल में कहीं ऐसा तो नहीं होगा? सोचिएगा। कई नेपाल के युवा जब देखते तो कहते हैं कि भारत तो भैया बेकार देश है, भारत के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, भारत तो अपने विस्तारवादी नीति पे चल रहा है। चाइना बहुत बढ़िया है, चाइना हमारे करीब है, नेपाली चाइनीज भाई भाई का नारा आप दे रहे हैं। लेकिन चीन को आप समझिए, चीन को आप देखिए, श्रीलंका आपके सामने उदाहरण। और श्रीलंका की जब स्थिति बहुत खराब हुई थी तो इसका एक ही मित्र काम किया था और वो था भारत। जब लोन दिलवाने की बात आई तो भारत, श्रीलंका, चाइना तो पहले ही साइड हो गया था। चाइना तो कहा था हम तो बिजनेसमैन है भैया, हमको क्या मतलब, हमने तुमको पैसा दिया, तुम वापस करो, नहीं कर पाते हो जमीन दे दो। और नेपाल ने भी तो चाइना विस्तार कर ही रहा है। वो दूसरी बात है कि आपकी सरकार जो है वो मुंह खोल के नहीं बोल रही है। इशारों इशारों में शिशिर खनाल ने इस बात को कह दिया कि दक्षिण की सीमाओं में ही विवाद नहीं है, उत्तर की सीमाओं में विवाद है, 6 जिले विवाद में ही है। वीडियो देख लीजिएगा, बनाया है मैंने। तो साथियों, अगर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो नई सड़कें बनी, बुनियादी ढांचे में प्रोजेक्ट शुरू हुए, हवाई अड्डे का विस्तार हुआ, हम्बन टोटा पोर्ट बना, और उस समय श्रीलंका के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर प्रोजेक्ट के रूप में इसे बताया गया था। लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ने लगा, देश की अर्थव्यवस्था पे दबाव आने लगा, कई परियोजनाओं की वित्तीय वाहकता पे जो है सवाल उठने लगे। फिर वह क्षण आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचा। कर चुकाने के कठिनाई के बीच हम्बन टोटा पोर्ट का संचालन प्रबंधन लंबी अवधि के लिए 99 साल के लिए चीन की कंपनी को सौंप दिया गया। और यहीं से अमेरिका और भारत दोनों की चिंताएं बढ़ने लगी कि भैया चाइना श्रीलंका में हम्बन टोटा, और क्या यह बंदरगाह केवल एक व्यावसायिक परियोजना नहीं था या परियोजना था? ऐसे कई सारे सवाल चलने लगे। और यह हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब स्थित होने के चलते लोगों ने कहा कि चीन ने तो भैया श्रीलंका को ठग लिया। एक ऐसी डिप्लोमेसी जिसे कहा गया डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। और डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब है कि भैया हम तुमको खूब पैसा दे रहे हैं, जितना मन करे उतना पैसा ले लो, जितना चाहे पैसा ले लो, जितना प्रोजेक्ट में चाहे पैसा ले लो, हम एकदम दिल खोल के फेंक रहे हैं,
लेकिन भैया कर्ज का जाल है, ऐसा ही जाल है, ऐसे ही जाल में फंसोगे। आलोचक दम चीन के ऊपर हो गए, भैया चीन तो नई डिप्लोमेसी लेकर आया है, अलग प्रकार की, खूब पैसा दो और उसको अपने कब्जे में ले लो। आलोचकों ने तो यह भी कहा कि चीन बड़े पैमाने पर ऋण देकर रणनीतिक परिसंपत्तियों पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हालांकि चीन ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज किया। चीन ने कहा, यानी बीजिंग ने कहा कि यह एक समान व्यावसायिक समझौता है और इसको किसी सैन्य या रणनीतिक विस्तार से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में केवल इरादे नहीं बल्कि संभावनाएं भी बहुत महत्व रखती हैं साथियों। और यही कारण है कि हम्बन टोटा पोर्ट के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, यह केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि अमेरिका, चीन और भारत के बीच चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक प्रतीक बन चुका है। और आज जब भी हिंद महासागर में शक्ति संतुलन की बात होती है तो हम्बन टोटा पोर्ट का नाम जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो लिया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका को श्रीलंका की इतनी चिंता अचानक क्यों हो गई, और इसका जवाब सीधे चीन से जुड़ा है साथियों। आज की जियो पॉलिटिक्स केवल जमीन की लड़ाई नहीं है साथियों। 21वीं सदी की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा समुद्रों पर प्रभाव स्थापित करने से, और यहीं पर चीन तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पिछले 2 दशक में चीन ने केवल आर्थिक शक्ति ही नहीं बढ़ाई बल्कि अपनी समुद्री क्षमता को भी अभूतपूर्व स्तर तक विस्तार कर दिया। साउथ चाइना सी में जिस प्रकार से चीन ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण किया, कृत्रिम द्वीप, हिंद महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियों को बढ़ा दिया, पूर्वी अफ्रीका में रणनीतिक निवेश कर दिया, मध्य पूर्व तक व्यापारिक और ऊर्जा नेटवर्क बना लिया, और यह चीन की सभी व्यापक मैरीटाइम स्ट्रेटजी का जो है वो विस्तार देखने को मिलता है। अमेरिका को डर है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले वर्षों में चीन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में अपना प्रभाव काफी बढ़ा सकता है, और यही वो बिंदु है जहां से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की जो है शुरुआत होती है। एक ऐसे क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना जहां कोई शक्ति पूरी तरह से हावी ना हो। इसलिए अमेरिका सैन्य गठबंधन, सुरक्षा साझेदार और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से अपने मित्र देशों का नेटवर्क मजबूत कर रहा है, जिसमें भारत उसका एक प्रमुख साझेदार है। जापान पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण इंडो पैसिफिक में प्रमुख जो है वो सहयोगी बनकर जो है वो काम कर रहा है। फिलीपींस दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की रणनीति का अहम हिस्सा बन रहा है, तो दक्षिण कोरिया पूर्वोत्तर एशिया में संतुलन बनाए रखने में योगदान दे रहा है, और अब श्रीलंका भी इस व्यापक रणनीतिक समीकरण का एक महत्वपूर्ण केंद्र जो है वो बनता जा रहा है। यानी अमेरिका के लिए अगर कुछ बात करें तो श्रीलंका एक छोटा द्वीपीय देश नहीं बल्कि हिंद महासागर के शक्ति संतुलन बनाए रखने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और शायद यही वजह है कि आज अमेरिकी सैन्य और राजनयिक नेतृत्व लगातार कोलंबो के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब प्रश्न यह है कि भारत का इससे क्या मतलब है, भारत क्यों सतर्क हो रहा है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में भारत को अगर हम देखें तो भारत के लिए श्रीलंका सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, यह भारत की समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और हिंद महासागर नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि नक्शे को बहुत ध्यान से आप देख चुके हैं, दिखा चुका हूं मैं कि श्रीलंका भारत के दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में बेहद करीब स्थित, यानी यहां होने वाला कोई भी बड़ा रणनीतिक बदलाव भारत की सुरक्षा गणनाओं को सीधे प्रभावित कर सकता है। इसलिए नई दिल्ली हमेशा यह चाहता रहता है कि श्रीलंका एक स्थिर हो, समृद्ध हो और स्वतंत्र देश बना रहे। भारत की चिंता किसी एक देश विशेष की नहीं है। जब भारत नेपाल के बारे में बात करता है या हम नेपाल के मुद्दों को लेकर चलते हैं तो नेपाली कहते हैं कि डोंट इंटरफेयर इन अवर इंटरनल मैटर। कल मैंने मधेश का टॉपिक दिया तो बड़े लंबे चौड़े आपके मैसेज आए। मैं आपके इंटरनल मैटर को नहीं इंटरफेयर कर रहा हूं, मैं जो कमियां हैं उसको उजागर कर रहा हूं, और हम करेंगे जियो पॉलिटिक्स में, चाहे बात किसी भी देश की हो। जैसे कि आज ब्रिटेन में वहां के प्रधानमंत्री बदल रहे हैं तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। श्रीलंका में परिवर्तन होगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसी को जियो पॉलिटिक्स कहा जाता है। अगर आप हमारे देश से कुछ ले रहे हैं और आप दे रहे हैं तो फिर आपका मैटर इंटरनल नहीं हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन के युग में जब विचारों का, समाज का, संस्कृतियों का, रुपए पैसों का, सबका आदान प्रदान शुरू होने लगे तो फिर कोई भी मैटर इंटरनल नहीं होता। आपके यहां अच्छा होगा हम उसकी बड़ाई करेंगे, आपके यहां बुरा होगा हम उसकी बुराई करेंगे, और आपको दोनों सुनना होगा और दोनों समझना होगा, क्योंकि आपके हित के लिए ही बात हो रही। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप मेरे वीडियो को देखिए तो आप न्यूट्रल रहिए, और न्यूट्रल रहेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने कहा कि भारत और भारतीयों की चिंता किसी देश विशेष की नहीं है बल्कि शक्ति संतुलन से जुड़ी हुई। यदि किसी बाहरी महाशक्ति का प्रभाव अत्यधिक किसी देश में बढ़ता है तो हिंद महासागर में रणनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
और इसका असर भारत की समुद्री निगरानी, व्यापारिक मार्ग और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने श्रीलंका के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को तेजी से मजबूत किया। भारत ने श्रीलंका में रेलवे परियोजना, ऊर्जा सहयोग, बंदरगाह का विकास, डिजिटल भौतिक कनेक्टिविटी और मानवीय सहायता और आर्थिक संकट के दौरान अरबों डॉलर की सहायता की। और इन सभी कदमों का उद्देश्य केवल निवेश करना नहीं बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करना। विशेष रूप से 2022 के आर्थिक संकट के दौरान जब श्रीलंका में आया था, जब वहां के राष्ट्रपति को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा था, सेम जैसे नेपाल में हो, जैसे नेपाल में सब घुस गए थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के श्रीलंका में हुए थे, देश की स्थिति खराब हो गई थी, तो सबसे पहला सहायता पहुंचाने वाला देश चाइना और या अमेरिका नहीं था, भारत था। भारत सबसे पहले जो है वहां सहायता पहुंचाया और इससे दोनों देशों के संबंध जो है वो नई मजबूती मिली। और भारत की नीति को यदि एक वाक्य में समझो तो भारत की नीति बस यही है कि श्रीलंका संप्रभु और स्वतंत्र रहे, लेकिन हिंद महासागर में शक्ति संतुलन भी बना रहे। नेपाल के संदर्भ में भी भारत यही कहता है कि भैया स्वतंत्र रहो, संप्रभु रहो, लेकिन हिमालय के क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बना के रखो। यानी भारत ये नहीं चाहता कि श्रीलंका किसी एक महाशक्ति के प्रभाव में पूरी तरह से आए। भारत ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश प्रभाव में आए, नेपाल प्रभाव में आए या पाकिस्तान प्रभाव में। भारत अपने आसपास के पड़ोसियों को जो है वो शांत, स्थिर और विकास करते हुए देखना चाहता है, क्योंकि भारत बार बार कहता है कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसियों से संबंध मधुर करना, और पड़ोसियों से संबंध तभी मधुर होंगे जब विचार मधुर होंगे। आप अपने देश की समस्याओं को हमारे ऊपर मत थोपिए। आपके देश में अगर विकास नहीं हुआ है तो आपके देश के भ्रष्ट सरकार के कारण नहीं हुआ है। आप जाइए अपनी सरकार से पूछिए, भैया हमने तो आपको हेल्प किया, हमने तो आपको फंड भेजा, अब वो फंड धरातल पर नहीं आके आपके देश के जो नेता है उनके पॉकेट में गया, तो उसमें हमारी क्या गलती? वो आपकी गलती, आप समझिए कि आपने ऐसा क्यों चुना। तो साथियों, भारत कभी नहीं चाहता है कि श्रीलंका किसी एक महाशक्ति के प्रभाव क्षेत्र में चले, बल्कि वह ऐसा संतुलित वातावरण चाहता है जहां श्रीलंका सभी देशों के साथ संबंध रखे, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा भी बने रहे। और यही कारण है कि आज अमेरिका, चीन और श्रीलंका के बीच होने वाले हर बड़ी रणनीतिक गतिविधियों पर भारत की नजर जो है वो बनी हुई है। अब इस पूरे कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू हमें समझना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी। आज श्रीलंका एक बेहद जटिल और रणनीतिक संतुलन की राजनीति कर रहा है। एक तरफ उसे चीन के निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजना की जरूरत है, तो दूसरी तरफ भारत उसका सबसे निकटतम पड़ोसी और महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार, और साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के बाजार, तकनीक और निवेश भी उसके आर्थिक विकास यात्रा के लिए आवश्यक है। यानी कोलंबो की कोशिश वह किसी एक शक्ति को खेमे में पूरी तरह से ना जाने की है, बल्कि सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध को बनाकर अपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने की। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती मौजूद है, क्योंकि 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण जियो पॉलिटिकल राइवलरी अब अमेरिका और चीन के बीच मानी जा रही है। और जैसे जैसे ये प्रतिस्पर्धा तेज होगी, वैसे वैसे हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में भी दबाव बढ़ेगा। बात चाहे श्रीलंका की हो, मालदीव की हो, बांग्लादेश की हो, नेपाल की हो, किसी भी देश की हो, लगातार संतुलन बनाकर चलना होगा। और इसलिए सवाल केवल ये नहीं कि श्रीलंका किसके करीब जाएगा, बल्कि यह है कि वो कितने समय तक सभी पक्षों के साथ संतुलित संबंध बना के रख पाएगा। और यहीं से आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी रणनीतिक परीक्षा होगी। तो साथियों, प्रश्न यही है कि जो ये नई शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें दो महाशक्तियां जो हैं वो अपने खेमे में लेने का प्रयास कर रही, क्या अमेरिका श्रीलंका में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव या तख्तापलट की फिर से तैयारी कर रहा, जैसा कि बांग्लादेश और नेपाल में देखने को मिला और जैसे पहले श्रीलंका में हो चुका है? तो साथियों, फिलहाल ऐसा दावा करने के लिए कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती कि हिंद महासागर अब केवल व्यापार का क्षेत्र नहीं रह गया, वह 21वीं सदी की वैश्विक शक्ति प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। अमेरिका अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है, चीन अपने आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव का विस्तार करना चाहता है, भारत अपने पड़ोस में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, मालदीव हो और श्रीलंका जैसे देश आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए। और ये सब सिर्फ छोटे पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति राजनीति के केंद्र है, जहां लिए गए निर्णय पूरे क्षेत्र के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। और आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि हिंद महासागर में किसका प्रभाव बढ़ेगा, अमेरिका का, चीन का या भारत का? और अपने पड़ोस में संतुलन स्थिरता बनाए रखने में भारत कितना सफल होगा? क्या श्रीलंका आने वाले समय में अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है? साथियों, याद रखिए, 21वीं सदी में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाएंगे,
बल्कि बंदरगाह, समुद्री मार्ग और रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से तय होंगे। और श्रीलंका इस बदलती दुनिया के बिल्कुल केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। आपकी राय क्या है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।